प्यारे छात्रों, सभी को जो है एक बार फिर योगंबर ध्यानी राजकीय इंटर कॉलेज मुंधान का प्यार भरा नमस्कार। प्यारे छात्रों, अभी तक हमने जो है आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ा, उसमें मीन, मोड, मीडियन और जो है बार ग्राफ हमने इसमें पढ़ा। आज हम आपको एक नया चैप्टर लेके मैं आपके पास आया हूं और उसका नाम है सरल समीकरण। तो सरल समीकरण जो है अब आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन समीकरण शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूं, तो आप उसको जरा ध्यान से सुनेंगे। माना मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन कि किसी संख्या के 4 गुने में 5 जोड़ने पर 5 जोड़ने पर 65 प्राप्त होता है। 65 प्राप्त होता है। 65 प्राप्त होता है। ये एक प्रकार से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आपको एक संख्या सोचनी है और उसको 4 से गुणा करना है और फिर उसमें 5 जोड़ना है और फिर हमें जो है 65 प्राप्त होता है। तो इसमें जो है आप जो है सामान्य तौर पर इस प्रश्न को हल करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस होगी, तो इसलिए जो है यहाँ पर समीकरण का कंसेप्ट मैं इस छोटी सी बात से आपको करना चाह रहा हूं। तो यहाँ पर हम जो है एक संख्या अपने मन से सोचते हैं और उस संख्या को हम जो है माना हमने उस संख्या को x मान दिया। माना वह संख्या x है। माना वह संख्या x है। अब आपको कहा है किसी संख्या के 4 गुने में, क्योंकि आपको चराचर का बेसिक आइडिया कक्षा 6 से प्राप्त है आपको, तो मैं फिर अभी भी आपको समझाऊंगा उसे, लेकिन हमने यहाँ पर माना कि वह संख्या जो है वह संख्या x है। वह संख्या x है। अब हम संख्या का 4 गुना करेंगे। 4 गुणा गए x, 4 गुना, और इसमें हमने 5 जोड़ा। इसमें हमने क्या किया? 5 जोड़ा और इस प्रकार से हमें 65 प्राप्त होता है। 4 गुणा x को हम जो है 4x लिख लेते हैं। 4x धन 5 बराबर 65। तो 4x बराबर 65 ऋण 5। ये जब आप पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर करने पर जो है संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। तो आपको पता है कि संख्याओं के चिन्ह जब आप एक साइड से दूसरी साइड में जब ट्रांसफर करते हैं तो संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर 4x बराबर जो है 60 हो गया और x बराबर, क्योंकि ये ऐसा हो गया कि भाई संख्या का 4 गुना जब 60 है तो संख्या जो है 60/4 यानी 15। यहां से आप कुछ निष्कर्ष आपने निकाला होगा कि कैसे कैसे जो है यहाँ पर आपने देखा, एक तो ये बराबर का चिन्ह आपको दिख रहा है, इसको इक्वलिटी कहते हैं। आपको x भी दिख रहा है, बराबर भी दिख रहा है और 2 पक्ष दिख रहे हैं आपको। एक इधर दिख रहा है, एक बराबर से इधर, इसको चलो मैं लिख देता हूं बायां पक्ष, और एक आपको दिख रहा है दायां पक्ष। बायां पक्ष और दायां पक्ष, ये आपको 2 पक्ष दिखाई दे रहे हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो इन चीजों से सबको अगर हम इसको एक सूत्र में बांधेंगे तो हमें जो है एक प्रकार से हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं इसको कि जो समीकरण होती है वो चर के साथ एक प्रतिबंध होती है। चर के साथ प्रतिबंध
के साथ होती है और उसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम समीकरण कहते हैं। एक चर का प्रतिबंध होता है और चर राशियों को जो है हम x, y, z, a, b, c इनसे दर्शाते हैं। इसमें अचर भी होते हैं, चर भी होते हैं। चर माने जो चरते हैं, विचरण करते हैं, उनका निश्चित मान नहीं होता है, उनका मान बदलता रहता है। और अचर उसको बोलते हैं जो जिसका मान एक निश्चित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक चर के साथ ऐसा प्रतिबंध जिसमें दोनों पक्षों के मान बराबर हो, उसमें इक्वलिटी का साइन हो, उसको हम जो है क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा कि इसमें दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। बायां पक्ष और दायां पक्ष हमेशा बराबर होने चाहिए, तभी वह समीकरण कहलाएगी। अगर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है तो वो समीकरण नहीं कहलाएगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये आप जो है इसको देखेंगे कि हमने ये कैसे किया कि 4x किसी संख्या के 4 गुने में हमने 5 जोड़ा तो 65 प्राप्त हुआ। तो फिर हमने इसको 4x धन 5 लिखा बराबर 65। तो 4x बराबर इस 5 को हम उधर ले गए तो 4x बराबर 60 और x बराबर 40/4 बराबर 15 हो गया, है ना। तो प्यारे छात्रों, अब इस तरह से मैं आपको आपके उससे कुछ कथन आपकी बुक से बता रहा हूं। आपके बुक में ये कथन है, समीकरण की बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो देखिए लिखा हुआ है कि x के तिगुने और 11 का योग 32 है। x के तिगुने, x का तिगुना और उसमें 11 जोड़ना है। x का तिगुना और उसमें 11 जोड़ा तो हमें 32 प्राप्त होता है। यानी किसी संख्या का 3 गुना करके उसमें 11 जोड़ेंगे तो उसमें हमें 32 प्राप्त होता है। तो हम जो है प्रक्रिया वही अपनाएंगे। 3x बराबर, अब 32 तो बराबर के उधर है ही, और इस 11 को हम जब इधर ले जाएंगे तो ये -11 हो जाएगा। तो 3x बराबर 32 में से 11 गया 21, तो 3x बराबर 21, तो x बराबर 21/3 बराबर 7। यानी x बराबर 7 वह मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। x बराबर 7 वह मान है जो दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता है। अब हम इसे चेक करेंगे कि हमारा मान सही भी है कि नहीं है, सही भी है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह 7 रखेंगे। 3x का मतलब जो है 3x धन 11 बराबर 32 होता है। तो हम x की जगह 7 रख लेंगे। तो 3x का मतलब 3 गुणा x, तो 3 गुणा 7 धन 11। पहले हम बायां पक्ष देखेंगे। तो बायां पक्ष जो है हमारा ये हो गया 3 7 21 और धन 11, तो ये 32। इसका मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, LHS इसको संक्षेप में लिखते हैं, बराबर RHS। इसका मतलब जो हमने जो क्वेश्चन लिखा था वो सही है। इस प्रकार से आपके पास मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूं। आपकी जो एक्सरसाइज 4.1 है उसमें लिखा गया है कि बताओ यह एक दो कि x + 3 बराबर 0 है तो x का मान क्या होगा। मैं इसको मिटा देता हूं। पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का 4.1 का। यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, मैं इसको बता देता हूं आपको। जैसे है x + 3 = 0, x + 3 बराबर 0। तो इसका अर्थ ये है कि हम जो है ऐसी संख्या बताओ जिसमें 3 जोड़ने पर 0 प्राप्त हो। ऐसी संख्या बतानी है जिसमें 3 जोड़ने पर 0 प्राप्त हो। अब आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं तो इतना आपको ज्ञान है ही। तो वैसे अगर हम सामान्य लगाएं कि हम भाई
3 में क्या जोड़े कि 0 हो जाए, तो ऋण 3 जोड़ेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर आपको, आप इसको गणितीय रूप में जो है आप इस तरह से इसका मान निकाल सकते हैं। ये हमने x जो चर है वो बाईं तरफ ही रखा, फिर हमने 0 जो दाहिनी तरफ था वो दाहिनी तरफ ही है अभी भी, और जब हम इस 3 को बाईं तरफ ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो x बराबर 0 ऋण 3, तो x बराबर हो जाएगा 3, सॉरी ऋण 3, x बराबर ऋण 3। तो ऋण 3 वह संख्या है जो हम 3 में जोड़ेंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा। इसका मतलब x बराबर ऋण 3 दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता है। आपके यहाँ सारणी बनी हुई है आपकी पुस्तक में, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा मान इसका है। तो आप यहाँ पर इसकी जगह संतुष्ट करता है लिख सकते हैं, संतुष्ट करता है, वहां पर आपके बुक में है संतुष्ट करता है। इसी तरह आपका जो एक इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है 5x इक्वल टू 25। इसमें दूसरा जो पार्ट है वो लिखा हुआ है 5x इक्वल टू 25, 5x इक्वल टू 25, और यहां पर आपको दिया हुआ है कि क्या x बराबर ऋण 5, क्या x बराबर ऋण 5 दिए हुए मान को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो आपको चेक करना है इसको। वैसे सामान्य तौर पर आप अपने एक कॉमन सेंस भी लगाते हैं कि किसी संख्या का जो 5 गुना है वो 25 है। इसका अर्थ ये हुआ किसी संख्या का 5 गुना 25 है, और किसी संख्या को हमने x मान रखा है। तो प्यारे छात्रों, यहां पर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 संतरों का मूल्य 25 रुपए है, 5 संतरों का मूल्य 25 रुपए है, तो एक संतरे का मूल्य क्या होगा। तो 5 संतरे का मूल्य जब 25 है तो एक संतरे का मूल्य जो है 5 रुपए होगा। तो इसको हम जब 5x बराबर 25 है तो x बराबर 25/5 लिख देंगे इसको, 25/5, और 25/5 यानी 5, यानी x बराबर 5 जो है दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता है, न कि x बराबर ऋण 5, न कि x बराबर ऋण 5। तो मैं आशा करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार डिवाइड के क्वेश्चन भी होते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपकी बुक से देख रहा हूं, m/3 बराबर 2, m बराबर m/3 बराबर 2, और यहां जो है m का मान 0 दे रखा है, m का मान m बराबर 0 दे रखा है, और दूसरा क्वेश्चन भी इसी में 6 दे रखा है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि m/3, पहले उसका हम अर्थ समझेंगे। m/3 यानी किसी संख्या में 3 का भाग देने पर हमें 2 प्राप्त होता है, किसी संख्या में 3 का भाग देने पर 2 प्राप्त होता है। तो ये ऑरली भी आप पता लगा सकते हैं कि भाई वह संख्या 6 है, लेकिन कभी जब यहाँ पर तो हम क्योंकि छोटी संख्या है और आराम से हम पता लगा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आपको बड़ी बड़ी जटिल गणनाएं आपको करनी पड़ती हैं। तो आप क्या करेंगे, इसका प्रोसीजर जो है इसके नीचे 1 रख देते, क्योंकि प्रत्येक जो पूर्णांक है उसके नीचे जो है पूर्ण संख्या है उसके नीचे 1 अपने आप होता है। तो इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं और इसका वज्रगुणनखंड कर देंगे। तो m को 1 से गुणा करेंगे, m, और 3 2 जा 6, तो 3 दूना 6, यानी m बराबर 6, 6 वह संख्या है जिसमें हम 3 का भाग देने पर हमें 2 प्राप्त होता है। यहाँ एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी समीकरण में अगर किसी संख्या से आप सेम संख्या से दोनों तरफ गुणा, जोड़, घटाना या भाग करते हैं तो उस संख्या, उस समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.1 का, आपने अपनी बुक अपने साथ रखी होगी, क्योंकि गणित निरंतर जो है अभ्यास का विषय है और ये और विषयों में भी आपको सहायता करता है, इसलिए जो है आप बड़ी शालीनता से इन क्वेश्चनों को करते रहिए। लिखा हुआ है n+5 बराबर 19, n+5 इक्वल टू 19, और इसमें कहा गया है
कि क्या n बराबर 1, क्या n बराबर 1 दिए गए समीकरण का हल है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले सामान्य तौर पर आपने अपना एक जनरल, जब तक आप व्यवहार में नहीं आते हैं तब तक आप n मतलब जो है ये चर राशि है और ऐसी संख्या आपको बतानी है जिसमें 5 जोड़ने पर 19 प्राप्त होता है। तो वो संख्या जो है 14 है, वह संख्या 14 है। तो संख्या जब 14 हो गई लेकिन आप यहां से देखेंगे तो वैसे भी लिख रखा है यहाँ ब्रैकेट में n बराबर 1 है, तो इसका मतलब n बराबर 1 जो है दिए हुए समीकरण को संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने तो पहले अपना आंसर देख लिया, क्योंकि आप तो तेज विद्यार्थी हो गए। अब पहले से आपने कक्षा 6 में भी थोड़ा चार आचार और बीजीय व्यंजकों के बारे में पढ़ा था, तो ये इतना आपको थोड़ा सा ज्ञान भी है। तो यहाँ पर फिर वही पक्षांतर वाली प्रक्रिया, n बराबर 19 माइनस 5, तो n बराबर 19 माइनस 5 यानी 14। तो n बराबर 14 यानी n की जगह अगर हम 14 रखते हैं तो 14 प्लस 5 बराबर हो जाता है 19। तो इसका मतलब इसके तब दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं और n बराबर 1, इस n बराबर जो 1 है ये इसका क्या नहीं है, हल नहीं है। इसी तरह से एक और चौथा जो क्वेश्चन है, मैं इसी प्रकार और सारे क्वेश्चन भी हैं, लेकिन चौथा क्वेश्चन में आपका जो चौथा क्वेश्चन है उस कथन दिए हुए हैं और उसमें आपको समीकरण बनानी है। कथन आपको दिया हुआ है कि संख्याओं x और 4 का योग 9 है, x और 4 का योग 9 है। तो संख्याओं x व 4 का योग 9 है। दो संख्याएं हैं आपके पास और दोनों जो दो संख्याएं हैं, एक संख्या x है और दूसरी संख्या 9 है। तो आप इसे सीधे इसको आप जो है कैसे लिखेंगे, x प्लस 4 बराबर 9, x प्लस 4 बराबर 9। तो ये जो आपका स्टेटमेंट था उसका आपने इसको गणितीय रूप में लिख लिया। y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, y में से 2 घटाना है, तो ये पहला था। आप अपनी बुक में देखते रहिए, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। इसको आप हल भी कर सकते हैं कि y में से 2 घटाया 8 यानी वह कौन सी संख्या है जिसमें से हम 2 घटाते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है। तो यानी वह संख्या 10 है। इस 2 को अगर आप उधर ट्रांसफर करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। m का 7 गुना, अब m आपको संख्या दी हुई है तो ये m लिख दिया आपने, m लिखा और m का 7 गुना 7 हो गया, तो 7m हो गया। m का 7 गुना और 7 का योगफल यानी 7 इसमें और जोड़ देंगे तो ये हमें 77 प्राप्त होता है। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको जो ये बातें हैं वो सब समझ में आ रही होंगी। बड़ा अच्छा टॉपिक है और बीजगणित जो है आगे चलकर जब आप ऊंची कक्षाओं में जाएंगे तो बीजगणित के माध्यम से आप कहीं जटिल से जटिल समस्याओं को आप हल कर देते हैं। फिर अगला है एक संख्या x की चौथाई, देखो 4 गुना यानी 4 गुणा गए x और चौथाई का मतलब x बटे 4, इनमें अंतर समझना है। 4 गुना का मतलब उसको 4 टाइम्स गुणा किया गया है, 4 बार गुणा किया गया है, और चौथाई का मतलब जो है उसमें 4 का भाग दिया गया है उस संख्या का। एक संख्या का चौथाई ऋण 4, इसमें से 4 घटाएंगे तो आपको 4 प्राप्त होता है, आपको 4 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है इनको आप एक प्रकार जब आपके व्यवहार में जब ये सब क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं। इसी का उल्टा एक 5वां क्वेश्चन आपके पास है। 5वां क्वेश्चन है कि ये जो
निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर सामान्य कथन में यहाँ पर लिख देता हूं इसको। ये आपके पास लिखा हुआ है p प्लस 4 इक्वल टू 15, m माइनस 7 इक्वल टू 3, 2m इक्वल टू 7। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं इसको, 7वां पार्ट है ये आपकी बुक का, 7वां पार्ट, 4p माइनस 2 इक्वल टू 18। इनको आपने जो है कथन के रूप में बनाना है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसको तो आप लिख सकते हैं कि किसी संख्या में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, या संख्या p और 4 का योग 15 है। फिर दूसरा आप लिख सकते हैं कि किसी संख्या में 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है, किसी संख्या में 3 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। और दूसरा है किसी संख्या का 2 गुना 7 है, किसी संख्या का 2 गुना 7 है। और ये आप लिख सकते हैं कि किसी संख्या के 4 गुने में 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। ये सारी बातें जो है जब आपके व्यवहार में, और उनको कथनों को जो है आप समीकरण के रूप में लिखेंगे, और समीकरणों को जब कथन के रूप में लिखेंगे तो आपके व्यवहार में ये चीजें आ जाएंगी। जैसे इसमें एक और क्वेश्चन है, p/2 प्लस 2 इक्वल टू 8। तो इसको आप कैसे लिख लेंगे? p/2 प्लस 2 बराबर, यानी किसी संख्या में 2 का भाग देने पर उसमें 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 2 का भाग देने और उसमें 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो प्यारे छात्रों, इसी प्रकार के बहुत सारे यहाँ पर जो है प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को जो है आपने हल करना है, और कल हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन बीजगणित में आपको ये ध्यान रखना है कि जो चर और अचर राशियां हैं, तो ये एक चर में प्रतिबंध होता है समीकरण में, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना है, और उसमें इक्वलिटी का साइन होता है। बाकी जो है हम अगले नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट जो पीरियड होगा, उस पीरियड में भी हम जो है आपको क्या करेंगे, अगली बातें सिखाएंगे आपको। और मैं आशा करता हूं कि ये सब बातें आप जो है सीख रहे होंगे, और अच्छा सीख रहे होंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन जो चल रहा था इसमें आपकी पढ़ाई बाधित तो हुई है। लेकिन जो है ए प्रोवर्ब सेज, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इफ यू डिटरमाइन देन डेफिनेटली यू विल गेट योर टारगेट। जहां चाह है वहीं राह भी। तो अब आपको मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से लेना है, और हम भी आपके साथ हैं। हम आपको जहां भी समस्याएं होती हैं आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बार फिर जो है लगातार इस दूरदर्शन का जो ज्ञानदीप चैनल है उसको देखते रहिए। धन्यवाद।